हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आरएम कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। फ्रेंड्स, जैसा आप जानते हैं हम लूसेंट सामान्य ज्ञान की कंप्लीट सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में शुरुआत में देखा है इतिहास के बारे में। इतिहास के बारे में हमने कुछ जगहों पे चर्चा की थी, जैसे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में। इसके बाद धार्मिक एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली हमने जानकारियाँ देखी हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे विदेशी यात्रियों के विवरण से संबंधित जानकारियां भी देखी थी। के पश्चात हमने पुरातत्व संबंधित साक्ष्य से मिलने वाली जानकारियां देख ली थी। आज हमें नेक्स्ट स्टार्ट करना था प्राग ऐतिहासिक काल से। चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में। फ्रेंड्स, पढ़ने के लिए इतिहास का विभाजन यहाँ पे किया गया है। कहते हैं कि इतिहास में तीन तरह से विभाजित किया गया है। पहला है आपका प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है आपका ऐतिहासिक काल। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं लिखा, उसे हम प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके, तथा मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको कुछ जानकारी दी गई है। इसे प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में बताया गया है और आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में तथा ऐतिहासिक काल के बारे में। फ्रेंड्स, प्राग ऐतिहासिक काल में वे समय पीरियड आता है जहाँ पे आपको कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला। यह काल मुख्यतः पाषाण काल से संबंधित है, तथा आद्य ऐतिहासिक काल में उस काल को कहा जाता है जहां लेखन कला के साक्ष्य तो उपलब्ध हैं, किंतु आज तक उन्हें पढ़ा नहीं जा सका। यह काल आपका सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, तथा वह काल जिसमें आपका लेखन कला उपस्थित थी और उसे मनुष्य ने पढ़ा भी, वह सभी कालखंड आपका इतिहास के अंतर्गत आता है। चलिए फ्रेंड्स, हम आगे देखते हैं। यहाँ ज्ञानी मानव या होमोसेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। नाम एवं तिथियां। पुरापाषाण काल, यह 20 लाख वर्ष से 12,000 वर्ष पहले के काल को कहा जाता है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है: आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पुरापाषाण काल। दोस्तों, इसे एक अन्य नाम से भी जानते हैं। पुरापाषाण काल को निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। मानव इतिहास का लगभग 99% कहानी इसी कालखंड के दौरान हुई। दूसरा हम देखते हैं मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल जिस काल में पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मध्यपाषाण काल कहते हैं। इसका काल लगभग 12,000 वर्ष से लेकर 10,000 वर्ष पहले तक का माना जाता है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथिक यानी लघु पाषाण कहा जाता है। दोस्तों, लघु पाषाण या माइक्रोलिथिक इसे कहा जाता है मध्य पाषाण काल को। प्रायः इन औजारों में हड्डियां या लकड़ियों के मूठे लगे हंसिया या आरी जैसे औजार मिले हैं। लास्ट आता है आपका नवपाषाण काल। कहते हैं यह मानव के जीवन के क्रांति का काल है। इसकी शुरुआत लगभग 10,000 वर्ष पहले हुई थी। दोस्तों, यहाँ कुछ महत्वपूर्ण तिथियां दी हुई हैं आपको, जिसमें है आपका मध्यपाषाण काल 12,000 वर्ष पहले से प्रारंभ हुआ है। बसने की प्रक्रिया का आरंभ लगभग 12,000 वर्ष पहले हुआ है। नवपाषाण काल का आरंभ 10,000 वर्ष पहले। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग 8,000 वर्ष पहले हुआ है। पुरापाषाण युग या पुरापाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। शिकार पुरापाषाण काल के आदि मानव के मनोरंजन का साधन भी था। नेक्स्ट है आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में व पहिए का नवपाषाण काल में हुआ। पुरापाषाणिक पुरास्थल कुरनूल गुफा में राख के अवशेष मिले हैं। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया।
तो दोस्तों मनुष्य द्वारा पाला गया पहला जानवर कौन था? कुत्ता। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी, जो कि अतिरपक्कम से प्राप्त हुई है। दोस्तों ये अतिरपक्कम भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कृषि का आविष्कार लगभग 8000 वर्ष पूर्व नवपाषाण काल में हुआ। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में बोलन नदी के किनारे अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं पहली फसल एवं जौ थी, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। तो दोस्तों सबसे पहले अपनाई गई फसल कौन सी? गेहूं या जौ। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। गोल्डी हवा उत्तर प्रदेश का संबंध चावल के प्राचीन साक्ष्य से है। दोस्तों ये मेहरगढ़ वर्तमान पाकिस्तान में अवस्थित है। मेहरगढ़ से ही प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ में एक कब्र में मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक पत्थर के बने थे। भूगर्भ वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज की। पल्लवरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई। दोस्तों यह स्थल भी भारत के तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। भारत में मध्यपाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई, जब C.L. कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाणोपकरण या माइक्रोलिथ खोज निकाले। भारत में मानव अस्थिपंजर मध्यपाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगता है। भारत में नवपाषाणकालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, सिंधी भाषा में जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। असम का श्वेत प्रभु गिवन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानव कपि है। इनाम गांव ताम्रपाषाणकालीन युग या चालकोलिथिक युग की एक बड़ी बस्ती। ताम्रपाषाणकालीन को एक अन्य नाम से जाना जाता है चारकोलिथ। इसका संबंध जोरवे संस्कृति से है। भारत में शिवालक की पहाड़ियों से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। वर्ष 1867 से 68 में पहली बार भारत में शैल चित्रों की खोज आर्कीवोल्ड कार्लाइल ने की थी। भीमबेटका गुफा पुरापाषाणकालीन आवासीय पुरास्थल है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों तथा शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पुरापाषाण काल से मध्यपाषाण काल के समय का माना जाता है। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह है। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यह अब्दुल्लागंज शहर के पास रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य विंध्य श्रेणी के दक्षिणी किनारे के अंदर स्थित है। इसकी खोज वर्ष 1957-58 में डॉक्टर विष्णुधर वाकड़कर द्वारा की गई थी। भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया और इसके बाद जुलाई 2003 में इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिलता है। नोट: भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजाति विभेदीकरण किया। अगला टॉपिक है हमारा सिंधु सभ्यता। दोस्तों ये महत्वपूर्ण सभ्यता है और इधर से आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। इसके बारे में देखते हैं। रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा
सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। वर्तमान एनसीईआरटी के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक माना गया है। इसका मुख्य शहरी चरण 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच था। प्रारंभिक हड़प्पा काल 3300 ईसा से 2600 ईसा पूर्व के अंतर्गत माना गया है। मुख्य शहरी या परिपक्व काल 2600 से 1900 ईसा पूर्व के मध्य का है तथा उत्तर हड़प्पा काल 1900 से 1300 ईसा पूर्व का। नोट: तिथि निर्धारण की सिर्फ कार्बन 14 या C14 की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री V.F. लीवी द्वारा 1946 में की गई थी। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम रहती है वह उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। दोस्तों, हमारे यहाँ की सबसे प्राचीन संस्कृति है सिंधु घाटी, जिसका प्रमाण आपको देखने को मिलता है। देखिए, इसकी खोज सर्वप्रथम सिंधु घाटी की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की। सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक, प्रोटो हिस्टोरिक अथवा कांस्य या ब्रांज युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सर जॉन मार्शल, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक ने 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरातत्व स्थल दास नदी के किनारे स्थित सुत्का गेंडोर, वर्तमान बलूचिस्तान। पूर्वी स्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश। उत्तरी पुरातत्व स्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांडा, जम्मू कश्मीर व दक्षिण पुरातत्व स्थल गोदावरी नदी के तट पर दैमाबाद, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अथवा अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। ये 6 नगर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, राखीगढ़ी, धौलावीरा एवं कालीबंगा है। नोट: धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल भारत में गुजरात में खोजे गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी घग्गर नदी है, जो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसकी खोज 1963 में सूरजभान ने की थी। लोथल एवं सुतकोतरा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। इस स्नान कुंड में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थीं और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। अग्निकुंड यज्ञ वेदी लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता से पशुपतिनाथ की संज्ञा दी गई है की मूर्ति मिली है। इनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है।
मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मुहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चहुंदड़ों से मिले हैं। हिंदू सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति से बाईं और दूसरी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। यानी दोस्तों ये आपको कुछ इस तरह की आकृति में देखने को मिलेगी। इस कला को ब्रुष्टोफेदन कहा जाता है। नोट: लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरियन की सभ्यता थी। हिंदू सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई गई थी। ग्रिड पद्धति दोस्तों, इसमें सड़कें आपस में एक दूसरे को समकोण में काटती थी। मतलब सड़कें एक दूसरे को साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती थी। इसमें घरों के दरवाजे, खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। सेंधा फासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनावली से मिलता है। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं जिनमें धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। तुतकोतड़ा, कालीबंगा और लोथल, यहाँ से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं। तौल की इकाइयां संभवतः 16 के अनुपात में थी। यहाँ दोस्तों कुछ सैंधव सभ्यता के स्थल, नदी, उत्खननकर्ता एवं उनकी वर्तमान स्थिति के बारे में दिया हुआ है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला स्थल है आपका हड़प्पा। रावी नदी के किनारे पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला में स्थित है। इसकी खोज दयाराम साहनी ने 1921 में, माधव स्वरूप वर्ष 1926, व्हीलर ने 1946 में की थी। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लड़काना जिला राखलदास बनर्जी द्वारा 1922 में, मैक 1927 में, व्हीलर 1930 में खोज की थी। चहुंदड़ो सिंधु नदी के किनारे सिंध प्रांत पाकिस्तान, नवाब शाह जिला, मैक 1925, एनसी मजुमदार 1931 में। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला, अमलानंद घोष ने 1951 में, बीवी लाल एवं वीके थापर ने 1961 में खोज की। कोट दीजी सिंधु नदी के किनारे सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान, इसकी खोज फजल अहमद ने 1953 में की थी। रंगपुर मादर नदी के किनारे गुजरात का काठियावाड़ जिला, रंगनाथ राव द्वारा 1953-54 में इसकी खोज की गई। रोपड़ सतलज नदी के किनारे पंजाब का रोपड़ जिला, यज्ञदत्त शर्मा द्वारा 1953-56 में इसकी खोज की गई। लोथल भोगवा नदी के किनारे गुजरात का अहमदाबाद जिला, रंगनाथ राव द्वारा 1954 में इसकी खोज की गई। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला, यज्ञदत्त शर्मा द्वारा 1958 में इसकी खोज की गई। सुतका गैंडोर दास्क पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे ऑरल स्टाइन द्वारा 1927 में इसकी खोज की गई। बनावली रंगोई नदी के किनारे हरियाणा का हिसार जिला, रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1974 में इसकी खोज की। धौलावीरा लूनी नदी के किनारे गुजरात के कच्छ जिला, खादिर बेट द्वीप द्वारा जीपी जोशी 1967-68, रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा 1990-91 में खोज की गई। सुतका सादी कौर द बलूचिस्तान में जॉर्ज हेल 1962 में खोज की गई। तुर्कोतड़ा सुतकोतड़ा नदी के किनारे गुजरात के कच्छ में गणपति जोशी द्वारा 1964 में खोज की गई। राखीगढ़ी घग्गर नदी के किनारे हिसार हरियाणा में, इसकी खोज 1963 में सूरजभान अमरेंद्र नाथ 1997 से 99 में की गई।
तैमाबाद प्रवरा नदी के किनारे अहमदनगर महाराष्ट्र में इसकी खोज 1958 में वीपी बोबदिक्कर, एनएन देशपांडे 1958-59, एसआर राव 1975-76, एमए साली 1978-79 में खोज की गई। बालाकोट कुन्हार नदी के किनारे खैबर पख्तूनख्वा प्रांत, बंसेहरा जिला, पाकिस्तान में जॉर्ज एफ डेल्स 1963-70 में खोज की गई। बांडा चिनाब नदी के किनारे जम्मू कश्मीर में जेपी जोशी द्वारा 1976-77 में खोज की गई। रोजदी भादर नदी गोंडल तालुका, सौराष्ट्र गुजरात में, यहाँ 1982 से 95 के बीच कई बार खुदाई हुई है। मीताथल चौरांग व यमुना के मध्य भिवानी हिसार में सूरजभान 1968 में खोज की गई। सैंधव सभ्यता की अन्य जानकारी यहाँ पे दी हुई है। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिए एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंस गाड़ी का उपयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेख में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। संभवतः हड़प्पा सभ्यता का शासन वर्णिक वर्गों के हाथों में था। पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु घाटी सभ्यता से मिलते हैं। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुवड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्री नृण मूर्तियां यानी मिट्टी की मूर्तियां अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मात्र सत्तात्मक था। सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगा एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगा का अर्थ है काली चूड़ियां। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने के और अग्नि पूजा के प्रथा के प्रमाण मिले हैं। पर्दा प्रथा एवं वैश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों ही प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियां मिली हैं। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। दोस्तों यहाँ कुछ सिंधु काल में विदेशी व्यापार के बारे में दिया गया है। आयातित वस्तुएं और एवं प्रदेश: तांबा खेतड़ी बलूचिस्तान एवं ओमान, चांदी अफगानिस्तान ईरान, सोना कर्नाटक अफगानिस्तान ईरान, टिन अफगानिस्तान ईरान, गोमेद सौराष्ट्र, लाजवर्थ मेसोपोटामिया, सीसा ईरान। तो यहाँ तक हमने देखा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में क्या क्या जानकारी आपको उपलब्ध है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।